हेलो दोस्तों, आगे पढ़ते हैं जी। सेलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। देखो जी, जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या है कि वहां पर पार्लियामेंट सुप्रीम है, ठीक, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है। और अमेरिकन सिस्टम में क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी है, वहां पर जुडिशियरी की सुप्रीमेसी है। पर हमारे क्या है, इन दोनों का एक बैलेंस लिया गया है। इसको समझते हैं कैसे। ये देखिए, पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया तो वो क्या है, बन गया कानून, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। किसमें? ब्रिटिश सिस्टम में। तो ब्रिटिश में क्या है, पार्लियामेंट सुप्रीम। अमेरिकन में क्या है, जो संविधान, जो कानून बना, उसको अगर जुडिशरी ने कह दिया कि ये कानून सही नहीं है तो जुडिशरी की मानी जाएगी। हम यूएस में क्या है, जुडिशरी सुप्रीम। पर ब्रिटिश में क्या है, पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया उसको जुडिशरी असंवैधानिक वगैरह या उसको खारिज नहीं कर सकती कानून को। हमारे क्या है, हमारे देखो, हमारे सिस्टम को समझना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारे पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया, उस कानून को जुडिशरी में अगर चैलेंज हो गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया कानून, वो या अपने जुडिशरी न्याय पालिका के पास चला गया, तो वो उस कानून की जांच पड़ताल करेंगे। कैसे? संविधान के हिसाब से। अगर जुडिशरी को लगा कि जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है वो संविधान से मेल नहीं करता, तो वो जुडिशरी रिव्यू की पावर के द्वारा उस कानून को क्या कर सकता है, रद्द। क्लियर बात? अब आप कहोगे ये बात तो अमेरिका में भी है, तो हम अमेरिकन से कैसे चेंज हुए, अलग हुए? तो मेन रीजन ये है, पार्लियामेंट चाहे तो संविधान को चेंज कर सकता है। तो अगर पार्लियामेंट ने संविधान को चेंज कर दिया तो जुडिशरी क्या करेगा, उस चेंज संविधान के हिसाब से ही अपनी इंटरप्रिटेशन देगा। जी है हमारे सिस्टम में। हमारे सिस्टम में क्या है, पार्लियामेंट कानून बनाएगा, ठीक है जी, जुडिशरी उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, ठीक है जी, पर वो कैसे रिव्यू करेगी, संविधान के मद्देनजर। और संविधान को कौन कौन चेंज कर सकता है, पार्लियामेंट, ठीक है जी। तो ये एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बना हुआ है, ठीक। हमारे क्या है, प्रॉपर सिंथेसिस है, किसका, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का भी और जुडिशियल सुप्रीमेसी का भी। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट कहां है, ब्रिटिश में, ब्रिटिश सिस्टम। और जुडिशियली सुप्रीमेसी कहां है, अमेरिकन सिस्टम में, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं जी। इन इंडिया द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नैरोअर देन दैट एग्जिस्टेड इन यूएस। ये बात हमने पढ़ ली कि जुडिशियल रिव्यू की पावर यूएस की जुडिशरी के पास ज्यादा है, हमारे पास क्या है, कम है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे हम फिर पढ़ेंगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इस बार प्री में भी आया था। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये सब चीजें। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब जो कानून कहता है, जो जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया, वो वाला कानून, ठीक। जैसे अमेरिकन सिस्टम में है, उन्होंने अगर कह दिया कि ये वाला कानून सही नहीं है, जो पार्लियामेंट ने बनाया कानून सही नहीं है, तो वो सही नहीं है, क्योंकि लॉ का प्रोसेस किसके थ्रू चलता है, जुडिशरी के थ्रू। तो जुडिशरी की ही बात मानी जाएगी, ठीक है ना। पर हमारे क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। बी, प्रोसीजर को हम ज्यादा फोकस करते हैं। प्रोसीजर को क्या प्रोसीजर है, ध्यान से देखो। प्रोसीजर है कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया, जुडिशियरी ने उसको रिव्यू किया, पर कैसे, क्या प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन के मद्देनजर। और कॉन्स्टिट्यूशन को कौन चेंज कर सकते हैं, पार्लियामेंट। अमेरिका में क्या है ना, अमेरिका में अगर जुडिशरी को लगे कि ये चीज गलत है, ये वाला कानून गलत है, तो वो कह देगा, संविधान चाहे कुछ कहे, जुडिशरी में के पास इतनी पावर है यूएस में।
हमारे क्या है, उतनी पावर नहीं है। जुडिशरी के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस है, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। क्या है, हमारे प्रॉपर सिंथेसिस है। द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने क्या किया, हैव प्रेफर्ड ए प्रॉपर सिंथेसिस बिटवीन द अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी, अमेरिका में क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी, एंड द ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। तो ब्रिटिश में क्या है, पार्लियामेंट ज्यादा सोवरन है। तो इन दोनों का प्रॉपर हमने क्या किया है, सिंथेसिस किया है। Our Supreme Court can declare the parliamentary laws as unconstitutional through its power of judicial review। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर के तहत क्या है, किसी भी कानून को क्या कह सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऑन द अदर हैंड द पार्लियामेंट कैन अमेंड द मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्लियामेंट क्या कर सकता है, संविधान का संशोधन कर सकता है। जहां मेन शब्द है मेजोरिटी, क्योंकि पहले क्या था कि पार्लियामेंट किसी भी एंगल से किसी भी प्रोविजन को, संविधान की प्रोविजन को संशोधन कर सकता था, पर बाद में जुडिशरी ने क्या उसके ऊपर लगा दिया, चेक लगा दिया भी आप संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए पार्लियामेंट कैन अमेंड मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ऑल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सारा के सारा संविधान नहीं चेंज कर सकते आप। अगली प्रोविजन पढ़ते हैं जी, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। हमारे जहां पर क्या है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ठीक, वो अपने हिसाब से अपना प्रोसेस चलाती है, ठीक, एग्जीक्यूटिव के अंडर नहीं आती, और इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब जैसे आपकी लोअर कोर्ट होगी, फिर हायर कोर्ट होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट होगी, फिर स्टेट लेवल की कोर्ट होगी हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट होगी। ये आपस में क्या है, जुड़ी हुई है, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी। इन आवर कंट्री देयर इज इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विद द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप। टॉप पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट। बिलो इट एट द स्टेट लेवल, स्टेट लेवल में क्या है, देयर आर हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स होती हैं। अंडर ए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर क्या होती हैं, देयर इज हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर लोअर लेवल कोर्ट्स। ठीक है ना, तो हाई कोर्ट के अंदर क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अदर लेवल कोर्ट्स होती हैं। ठीक है जी, ये बात होगी। Our single system of courts enforces both the central laws as well as the state laws। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये सिस्टम है ना पूरे का पूरा कोर्ट का, वो ऐसा नहीं है कि अगर स्टेट लेवल की कोर्ट है तो वो स्टेट लॉ को ही इंटरप्रेट करेगी, वो सेंट्रल और स्टेट दोनों लॉ को इंटरप्रेट करती हैं। चाहे कानून सेंटर का हो, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से वो सेंट्रल और स्टेट दोनों लॉज को एनफोर्स करते हैं। ये सारा कोर्ट नीचे से लेकर ऊपर तक, इस हिसाब से। वाइल इन यूएसए में क्या है, द फेडरल लॉज आर एनफोर्स्ड बाय द फेडरल जुडिशरी। ठीक है ना, फेडरल जुडिशरी क्या करती है, फेडरल लॉ को एनफोर्स करती है, और स्टेट लॉज आर एनफोर्स्ड बाय द स्टेट जुडिशरी, और स्टेट लेवल के लॉ स्टेट जुडिशरी एनफोर्स करती है। और हमारे क्या करते हैं, सारी जुडिशरी सेंटर और स्टेट दोनों प्रकार के लॉ को एनफोर्स करते हैं। इन इंडिया द सुप्रीम कोर्ट इज ए फेडरल कोर्ट, मतलब द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। मान लो कि फेडरल यूनिट्स है, फेडरल यूनिट्स मतलब सेंटर और स्टेट का, जहां विद इन स्टेट आपस में कोई पंगा पड़ जाए तो कहां जाएंगे हम, सुप्रीम कोर्ट में, वो हमारी क्या है, फेडरल कोर्ट। द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का गार्डियन है, संविधान की रखवाली करती है सुप्रीम कोर्ट। एंड द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट की गारंटी भी सुप्रीम कोर्ट रखती है, करती है। ये इंपॉर्टेंस होगी। अच्छा जी, आगे है जी फंडामेंटल राइट्स। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो इसके ऊपर अलग से चैप्टर है जहां थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। हमारे संविधान का पार्ट 3 स्टेट लेवल पर पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में मेंशन है। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। ग्रांटेड 6 फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स, सभी सिटीजन्स को 6 फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देते हैं। वो क्या है, ये आपने सारा रट्टा लगाना है। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल्स 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स 29 से 30, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। ठीक है, इसको बाद में हम फिर पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में। अभी हाल फिलहाल आपने ये सारे 6 के 6
आर्टिकल 6 के 6 राइट्स रट्टा लगा लेने हैं। इक्वालिटी वाला राइट, फ्रीडम वाला राइट, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाला राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाला राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज। ठीक है जी। और उसके साथ साथ ये भी रट्टे लगाने हैं, राइट टू इक्वालिटी कहां से कहां तक है, 14 से 18, फ्रीडम वाला 19 से 22, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाला 23-24, ठीक है ना, रिलीजन वाला 25 से 28, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी वाला 32। ये सारे आपने याद करने हैं। ओरिजिनली जब हमारा संविधान बना था, देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। वो 7वां कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 30। ये ध्यान से देखो, 29 है, 30 है, 31 नहीं है, उसके बाद 32 है। 31 कहाँ गया? वो डिलीट कर दिया गया। 31 के अंदर कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी। इट वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। संविधान की 44th अमेंडमेंट के चलते इसको डिलीट कर दिया गया। तो ये भी आपने याद रखना है, किस अमेंडमेंट के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट की गई थी? आर्टिकल 31, और सॉरी 44th अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 31 डिलीट कर दिया गया था। कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट्स था। फंडामेंटल राइट्स का मतलब कि आपको विशेष अधिकार प्राप्त है, पर बाद में सरकार ने किसी क्या किया, 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर इसको लीगल राइट बना दिया। इट इज मेड ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसको 12th पार्ट अंडर आर्टिकल 300A में डाल दिया। ठीक, क्या बना दिया अब इसको? लीगल राइट। लीगल राइट, ठीक है जी। अच्छा जी, द फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये भी आ जाता है। फंडामेंटल राइट्स का क्या फंक्शन है? हमारे देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट हो। जो सोशल डेमोक्रेसी है वो किससे प्रमोट होगी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। ये बाद में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब ये है ना कि जैसे देखो भी जो स्टेट है, जो हमारे ऊपर सरकार राज कर रही है, क्या वो टायरानी ना हो जाए, वो अपने आप को जनता के ऊपर हावी ना कर दे, जनता के ऊपर अत्याचार ना कर दे। क्योंकि पावर, जब पावर आती है ना, तो जो होता राजा होता है, जो हमारे ऊपर रूल करने वाली क्लास होती है, हो सकता है कि वो क्या करे, आम जनता के ऊपर अत्याचार बढ़ा दे। तो उस अत्याचार से प्रोटेक्शन के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि फंडामेंटल राइट्स का क्या है मेन एम? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। कैसे प्रमोट करना? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दे एक्ट एज ए लिमिटेशंस ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है, उसके टायरनी मतलब उसके अत्याचारों के खिलाफ क्या है? लिमिटेशन। उसके ऊपर लिमिटेशन लगाई जाती है, उसके ऊपर पाबंदियां लगाई जाती है भी अगर आपने ऐसा किया, आपने गड़बड़ी की, फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ किया, तो आम बंदा क्या है, जुडिशरी में जाकर अपने हित सुरक्षित करवा सकता है। ठीक, हम पढ़ेंगे आगे जाकर। एंड आर्बिट्रेरी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर, जहां कानून निर्माता ऐसा ना करते हैं कहीं कि कोई भी आर्बिट्रेरी किसी प्रकार का भी कानून वगैरह बना दे, तो अगेंस्ट आर्बिट्रेरी लॉज और टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इनके खिलाफ क्या है, इनके ऊपर लिमिटेशंस लगाते हैं फंडामेंटल राइट्स, और क्या प्रमोट करते हैं? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है जी। और ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, ये जस्टिसिएबल इन नेचर होते हैं। जस्टिसिएबल का मतलब क्या है? अगर किसी ने आपके फंडामेंटल राइट्स को आहत किया, तो आप कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ एक्शन कर सकते हो। दैट मीन्स दे आर इनफोर्सिबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। अगर किसी ने वायलेशन की, इसकी अवहेलना की, तो आप कोर्ट में जाकर लीगल प्रोसीडिंग के द्वारा अपने राइट्स को एनफोर्स करवा सकते हो। कौन करेगा? कोर्ट करवाएगी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वन कैन अप्रोच कोर्ट इफ फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो कोई बंदा कोर्ट में जा सकता है। अच्छा, जब कोर्ट में गए तो आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी करती है। रिट मतलब आदेश। कौन कौन से? हैबियस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी एंड क्यो वारंटो, ताकि फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हिज राइट्स, हिज और हर, जिसके राइट्स आहत हुए हैं उसके राइट्स को दोबारा रिस्टोर करने के लिए जो कोर्ट है वो रिट जारी करते हैं। और ये 5 प्रकार की रिट है, आपने याद कर लेनी है। आगे जाकर फिर हम इसको पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ये भी बात है,
ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर कुछ कंडीशंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ समय के लिए फंडामेंटल राइट्स को नजरअंदाज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं जब मान लो इमरजेंसी लगी हो, जहाँ कुछ सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो, तो उस समय इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं एंड आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। पर वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है? रीजनेबल है, आर्बिट्ररी नहीं है, ऐसे ही कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती। तर्क वितर्क, तर्क के आधार पर ही कुछ जिसका कुछ मीनिंग निकलता है, वैसे ही रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं किसके ऊपर? फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो ये एब्सोल्यूट नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आया अगर प्री में, क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट है? नहीं, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं एंड दे आर आल्सो नॉट सैंक्रोसैंक्ट। सैंक्रोसैंक्ट मतलब जो पवित्र होते हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। देखो ये सैंक्रोसैंक्ट भी नहीं है। कैसे? पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील देम। पार्लियामेंट चाहे तो इनको हटा सकती है और इनको कर्टेल, इनके ऊपर सिंपली कर्टेल कर दो या रिपील कर दो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए क्या फंडामेंटल राइट्स चेंज किए जा सकते हैं, क्या हटाए जा सकते हैं, तब आपके मन में फट से आना चाहिए, देखो जी राइट टू प्रॉपर्टी भी तो हटाया है, इसका मतलब इनके साथ छेड़खानी की जा सकती है। पर कैसे करनी है? थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संवैधानिक संशोधन एक्ट के द्वारा ही इनको चेंज किया जा सकता है, वैसे नहीं। एक्सेप्ट द राइट्स ग्रांटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी वाले राइट्स हैं उसको हम कर्टेल कर सकते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, उनको रिपील कर सकते हैं, ठीक है ना। इन आर्टिकल्स के अलावा एक्सेप्ट द राइट्स ग्रांटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21, इन आर्टिकल्स के अलावा जो बाकी राइट्स हैं, अदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल लेवल की इमरजेंसी लगी हो ना, तब जो है फंडामेंटल राइट्स को हम सस्पेंड कर सकते हैं। पर दो राइट्स कौन से? आर्टिकल 20 के अंदर और आर्टिकल 21 के अंदर जो हमको राइट्स है ना फंडामेंटल राइट्स, उसको हम क्या है? सस्पेंड नहीं कर सकते इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी तक आपने याद रखना है आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से दो फंडामेंटल राइट्स नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते, तो वो है अंडर आर्टिकल 20 और 21 वाले राइट्स, ठीक है जी। इतना ही याद रखो, बाकी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। आगे है जी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मीन जो हमारा स्टेट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, तो उनके लिए पॉलिसी निर्माण के लिए उनको कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं कि हाँ भाई ये सरकारों, आने वाले टाइम पर आपने अपने मन में ये प्रिंसिपल माइंड में रखने हैं ताकि आप उस हिसाब से कानून बना सको, ठीक है। आपके लिए, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आने वाले समय में आपको गाइड करने के लिए कुछ प्रिंसिपल है, तो वो क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो आपको डायरेक्शन देते हैं किसके लिए? स्टेट पॉलिसी। जब आप स्टेट लेवल पर पॉलिसी बनाओ, सरकार लेवल पर पॉलिसी बनाओ, तो इन प्रिंसिपल का ध्यान रखो। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर के हिसाब से द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान की क्या है? नोबल फीचर है। क्वेश्चन आ सकता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के हिसाब से, जहां वैसे भी पूछ सकते हैं वो, हमारे संविधान की नोबल फीचर कौन सी है? तो आपने कहना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर द नोबल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात किसने कही थी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। अच्छा जी, दे आर कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में थे? पार्ट 3 में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 में, ठीक है जी, याद रखना। These principles are meant for promoting the ideal of social and economic democracy. फंडामेंटल राइट्स किसको प्रमोट करते थे? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। और सामाजिक और आर्थिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए कौन से प्रिंसिपल है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। दे सीक टू एस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट। इनका क्या एम है? कि हमारा एक वेलफेयर स्टेट हो जिसमें समाज की जो है गैर बराबरी कम हो, सबके हितों का ध्यान रखा जाए। तो उसके लिए क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बात भी रखनी है याद। दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। फंडामेंटल राइट्स क्या थे? जस्टिसेबल। पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? नॉन जस्टिसेबल। इसका मतलब क्या है? दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। अगर इनकी वायलेशन हो भी गई तो कोर्ट के द्वारा आप इनको एनफोर्स नहीं करवा सकते। मान लो कि फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल मेंशन है
तो सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सरकार के खिलाफ अदालत में चले जाओ। बट द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट these principles are fundamental in the governance of the country। संविधान ने ये बात कही है, पर क्या कि ये वाले प्रिंसिपल हमारे देश की गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है, बहुत जरूरी है। तो इसलिए कोई भी सरकार इनको नजरअंदाज नहीं कर सकता। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। इस प्रकार स्टेट की ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है कि वो जब कानून बनाए तो इन प्रिंसिपल को अप्लाई करें, चाहे ये नॉन जस्टिसेबल है, चाहे इनकी अवहेलना के चलते आप कोर्ट में नहीं जा सकते, पर फिर भी क्या है, ये गवर्नेंस के लिए क्या है, फंडामेंटल है। ठीक है ना। हेंस द स्टेट अथॉरिटीज आर अंडर मॉरल ऑब्लिगेशन, उनके ऊपर नैतिक रूप से ऑब्लिगेशन होती है कि हमने इन प्रिंसिपल को एनफोर्स करना है, टू एनफोर्स दीज प्रिंसिपल्स। द रियल फोर्स बिहाइंड दिस प्रिंसिपल इज पब्लिक ओपिनियन। ये बात इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कोई प्रिंसिपल है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये प्रिंसिपल सरकार ने लागू करना है। सरकार चाहे ना भी लागू करे, पर अगर सरकार को ये लगे कि अगर मैंने लागू करना है या नहीं लागू करना है, इसके लिए पब्लिक ओपिनियन क्या है, तो जब पब्लिक ओपिनियन हो किसी भी प्रिंसिपल के पक्ष में, तो कोई भी सरकार उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसलिए पब्लिक ओपिनियन को नजरअंदाज करना मुश्किल होता है किसी भी सरकार के द्वारा। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, बेसिकली ये जनता की वेलफेयर के लिए ही है। हमने पढ़ा कि इसका एम क्या है, वेलफेयर स्टेट की प्रमोशन करना। तो इसलिए रियल फोर्स इनके पीछे क्या है, पब्लिक ओपिनियन। और मिनर्वा मिल्स केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दी थी 1980 में। मिनर्वा मिल्स केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेटर ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली स्टेटमेंट किस केस में दी थी, कौन सी, कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बैलेंस के बेस पर टिका हुआ है, फाउंडेड है, बना है। तो वो था मिनर्वा मिल्स केस। इसको कमिट टू मेमोरी कर लेना, याद कर लेना, ये स्टेटमेंट आ सकती है। ठीक है जी। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया जी, नमस्कार।